नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ यानी स्मार्ट एजुकेशन एंड लर्निंग फोरम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अपनी सीरीज इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। अभी तक आपने देखा कि किस तरह इंदिरा जी को देश की जनता का पूरा सहयोग मिला और उन्हें मजबूत शासन चलाने का मौका मिला। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया, जिससे देश विदेश में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और अब वो उन सारे कामों को करने के लिए तैयार थीं जिनको एक कमज़ोर सरकार होने के कारण अभी तक वो नहीं कर पा रही थी। देश में 1971 से 72 के इस एक साल में उन्होंने 24 से लेके 31 तक संविधान संशोधन किए। मुख्यतः 24वां संविधान संशोधन गोलकनाथ के मामले को निपटाने के लिए हुआ, जिससे अब जमींदारों की ज़मीनों का अधिग्रहण पब्लिक पर्पस के लिए किया जा सकता था। 25वां संविधान संशोधन बैंक नेशनलाइजेशन के मामले को निपटाने के लिए हुआ और 26वां संविधान संशोधन प्रिवी पर्स के मामले को ख़त्म करने के लिए हुआ। एक ही झटके में उन्होंने अपनी सारी रुकावटें ख़त्म कर दी। बैंकों के नेशनलाइजेशन से संबंधित 25वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 31C डलवा दिया और लिखवा दिया कि यदि कोई कानून आर्टिकल 39B(C) के पक्ष में बनता है तो उसे आर्टिकल 14, 19 और 31 के बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ आर्टिकल 39B(C) वो है जो कहता है कि राज्यों को संपत्ति के मामले में सार्वजनिक हितों का ध्यान रखना होगा और समानता बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार से संबंधित है और आर्टिकल 19-31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। आसान भाषा में कहूँ तो सरकार ने कह दिया कि देखो, अगर अब सरकार जनता के विकास के लिए कोई काम करे तो पहले की तरह अपने फंडामेंटल राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास मत जाना कि हमारे साथ असमानता हो रही है, हमारी संपत्ति छीनी जा रही है, क्योंकि अब सब कुछ नियम के तहत हो रहा है। सरकार ने एक काम और किया कि कंपनसेशन वर्ड को, जो कि आर्टिकल 31(2) के दूसरे क्लॉज में लिखा था, उसको हटाकर उसकी जगह अमाउंट लिखवा दिया, जिसका मतलब था कि अगर सरकार पब्लिक पर्पस के लिए संपत्ति लेती है तो कंपनसेशन की राशि सरकार डिसाइड करेगी। वो राशि संपत्ति के बराबर की हो ये ज़रूरी नहीं है। अब 26वां संविधान संशोधन भी किया गया और आर्टिकल 291 और 362, जो कि राजाओं के अधिकार के बारे में था, उनको संविधान से हटा दिया गया और आर्टिकल 366 के 22वें पार्ट में रूलर्स की परिभाषा को बदल दिया गया, जिससे सारे राजा अब वो राजा नहीं रह गए जिनके ऊपर प्रिवी पर्स के नियम लागू होते थे और यहाँ से प्रिवी पर्स का मामला ख़त्म हो गया। फिर आया 29वां संविधान संशोधन। 1972 में कुछ और लैंड रिफॉर्म शामिल किए गए, जिसमें केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट भी शामिल था। इस संशोधन ने उस ऐतिहासिक केस की पृष्ठभूमि बना दी जिसने हमारे संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही ताकतवर और सरकार से किसी भी समय बराबरी करने और अन्याय के समय लोगों के साथ खड़े रहने के लिए सक्षम बना दिया। और उस केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1973। केशवानंद भारती, जो कि केरल में एक मठ के शंकराचार्य के पद पर थे, 29वें संविधान संशोधन के तहत उनके मठ की संपत्ति के अधिकार को उनसे छीन लिया गया। तब उन्होंने 29वां संविधान संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया और मजबूत करने के लिए, अपने केस को मजबूत करने के लिए, उन्होंने 24वां और 25वां संविधान संशोधन भी साथ में ले लिया, क्योंकि ये दोनों भी संपत्ति के मामले से ही रिलेटेड थे। इस फैसले को सुनाने के लिए 13 जज की बेंच बनी
और रोचक बात यह है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 13 जज ही थे और ये आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी। फैसला 7-6 के बहुमत से 24 अप्रैल 1973 को आया। माहौल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को डर था कि जिस तरह इंदिरा गांधी संविधान में संशोधन ला रही हैं, कहीं वो संविधान को ख़त्म ही ना कर दें। तब सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के बेसिक स्प्रिट के कॉन्सेप्ट को और पाकिस्तान के बेसिक फीचर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा और ऐसा फैसला दिया। फैसले में कहा कि हम आपके 24वें, 25वें, 29वें संविधान संशोधन को सही मान लेते हैं, पर साथ ही कुछ बातें साफ कर दी, जैसे कि सामान्य कानून के तहत फंडामेंटल राइट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किंतु संविधान को संशोधित करके यह किया जा सकता है। दूसरी बात, पार्लियामेंट को संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन करने की शक्ति होगी, इंक्लूडिंग प्रियम्बल, लेकिन संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान को बनाने की शक्ति नहीं है। पार्लियामेंट संविधान को अमेंड तो कर सकती है पर दोबारा लिख नहीं सकती, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता, किंतु सुप्रीम कोर्ट ऐसे हर एक्ट को रिव्यू कर सकता है और देख सकता है कि कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं है। अब सरकार ने पूछा कि भाई ये तो बता दो कि इस बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी सही समय नहीं है, जैसे जैसे समय आएगा हम बताते जाएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अब सरकार समझ गई कि इन्होंने तुरुप का इक्का चल दिया है और ऐसा करके उन्होंने सरकार के हर काम में टांग अड़ाने के लिए खुद को मजबूत कर दिया है, क्योंकि अब सरकार कुछ भी करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे बेसिक स्ट्रक्चर बोलकर खारिज कर सकता है। दबे मन से इंदिरा जी ने इस फैसले को मान लिया। आगे की कहानी मैं आपको अपने अगले भाग में सुनाऊंगा, जहां आप सरकार का सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेरेंस देखेंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आ रहा है, जिसमें मैंने एक कठिन विषय को कहानी में बदलकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।